हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वन एवं वन्य जीव संसाधन का मतलब क्या होता है। वन मीन्स होता है जंगल, और जंगल में जो ज़िंदगी पाई जाती है उसे कहते हैं वन्य जीव। और ये क्या है हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, हमारे लिए संसाधन है। जंगल हो या जंगल में पाई जाने वाली ज़िंदगी हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्य किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी पर बहुत ही छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, और साथ ही साथ बैक्टीरिया भी पाई जाती है, जोंक पाई जाती हैं, और वट वृक्ष, यानी कि इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर वट वृक्ष पाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, हाथी पाई जाती है और ब्लू व्हेल पाए जाते हैं, और दूसरे करोड़ों ऐसी जिंदगियां हैं जिसे हम जीवधारी कहते हैं। जीवधारी मीन्स जिनमें जान होती है, उसे जीवधारी कहा जाता है। तो ऐसे करोड़ों जीवधारियों के साथ हम इस ग्रह पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है, यानी कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा आवास स्थल है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हम आवास करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर एक जैसे जानवर नहीं पाए जाते हैं, एक जैसे बैक्टीरिया, एक जैसे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पेड़ पौधों में भी ज़िंदगी होती है, जानवरों में भी ज़िंदगी होती है, मनुष्य में भी ज़िंदगी होती है। तो ये जितने भी सारे जीवधारी हैं वो अलग अलग उनकी विशेषताएं होती हैं, वो अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए उनमें विविधताएं होती हैं, विविधता होती है। तो इस पृथ्वी पर हम लोग बहुत सारे करोड़ों जैव विविधताओं के साथ रहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो इंसान है और दूसरे जो जीवधारी हैं जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर हैं, ये एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी कि हमारे आसपास जो तंत्र है वो एक डिफ़िकल्ट, एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। यानी कि ये जो तंत्र का निर्माण होता है, हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास जानवर भी हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे भी हैं, हमारे आसपास बहुत सारे जैव विविधताएं हैं। तो उनका सिर्फ हम एक हिस्सा है, हम मानव एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। यानी कि हम मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हम जिंदा रहने के लिए, ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अलग अलग फैक्टर्स पर हम निर्भर करते हैं, यानी कि डिपेंड हैं। हम अपने आप को बनाए रखने के लिए, हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या लिखा है कि जो वायु हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। जल जिसे हम पीते हैं, यानी जो पानी हम पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, और साथ ही साथ हमें मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। क्यों मिट्टी की ज़रूरत होती है? क्योंकि हम इसी से पेड़ पौधों को उगाते हैं, और जो फसल हमें मिलती है, जो फ्रूट्स हमें मिलते हैं, उसे हम खाते हैं। और इन सब के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यानी कि हवा चाहिए हमें सांस लेने के लिए, पानी चाहिए हमें पीने के लिए, और मिट्टी चाहिए हमें अनाज पैदा करने के लिए, ताकि हम उसे खा सकें और ज़िंदा रह सकें। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। पौधे, पेड़ पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी मीन्स जो बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, ये इसका पुनः सृजन करते हैं, यानी कि इसे फिर से नया बनाते हैं, हमारे लायक बनाते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। अब बारी आती है जंगल के बारे में। चूँकि इस चैप्टर में हम लोग जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, और जंगल के
जंगल में पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं, जो जीवधारी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जंगल है हमारे लिए, वो पारिस्थितिकी तंत्र में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद है, यानी कि जितने भी सारे उत्पाद हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्राथमिक उत्पाद के ऊपर, यानी कि जो जंगल है उसी से सारी जो उत्पाद है इसी पर डिपेंड है, और ये इसीलिए प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे जो जीव हैं वो निर्भर है, यानी कि दूसरे जीव इसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। जो जंगल के अंदर की ज़िंदगी होती है और जो कृषि की फसलें होती हैं जिसे हम खेतों में उगाते हैं, इनमें कई ज़्यादा जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में विभिन्न है, यानी इनका आकार भी अलग होता है और इनका काम भी अलग होता है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। लेकिन अंतर्निर्भरताओं यानी कि किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, और हम मनुष्य भी इनका यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसी वजह से ये एक जटिल जाल के जरिए एक तंत्र में गुथी हुई हैं। हालांकि वन्य जीव और कृषि फसल जो है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये एक साथ जुड़ी हुई है। आगे लिखा है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात मीन्स वनस्पति जात मीन्स पेड़ पौधे और प्राणी जात मीन्स जो जानवर हैं। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी कि जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कई तरह के जानवर हमारे आसपास हैं, कई तरह के पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, और ये हमारे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। हकीकत ये है कि भारत में इतनी जैव विविधता पाई जाती है कि ये दूसरे ऐसे देश जहाँ पर कई जैव विविधताएं हैं, उन्हीं सारे देशों में से एक देश भारत है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व के जितने विश्व में जैव उपजातियाँ पाई जाती हैं उसकी 8% संख्या यानी कि लगभग 16 लाख भारत में पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, यानी अभी तक जितनी भी सारी उपजातियाँ खोजी गई हैं उससे 2 या 3 गुना कहाँ उपजाति पाई जाती है? भारत में उपजाति पाई जाती है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि आपने पहले ही तो पढ़ लिया है कि भारत में कैसे वन पाए जाते हैं और वन्य जीव संसाधन के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनकी किस्मों के बारे में आपने पढ़ लिया है। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये जितनी सारी संसाधन है इनका हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते। यहाँ कहा गया है कि ये जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के जो जानवर हैं, ये हमारे रोज़ के जीवन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इतने ज़्यादा गुथे हुए हैं कि हम ये हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हमारे लाइफ को ईजी बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी कद्र नहीं करते। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। लेकिन पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना, यानी कि पर्यावरण के बारे में हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हम जितनी मर्जी हम पानी को गंदा कर रहे हैं, नदियों का पानी गंदा होता है, साउंड पॉल्यूशन होती है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इस तरह के कई सारे प्रदूषण हैं, और प्रदूषण की वजह से जो हमारा पर्यावरण है वो बर्बाद होता है। और इसी वजह से
पर्यावरण के बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं और इसी वजह से जो हमारी वनस्पति जात है और प्राणी जात है, ये जो भी संसाधन है इस पर भारी दबाव बढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, यानी भारत में जो जंगल है और जंगल में जो पाई जाने वाली ज़िंदगी है उसके संरक्षण के बारे में, उसके बचाव के बारे में। वन्य जीवन और वनों में तेज़ गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। यानी जो जंगल में पाई जाने वाली जो ज़िंदगी है और जंगल में तेज़ गति से हो रहे ह्रास के कारण, यानी कि जंगल को पूरी तरह से काटा जा रहा है, जंगल अब ख़त्म हो रहे हैं, कहीं अगर जंगल थे तो अब वहाँ पर जंगल नहीं है, इस तरह से उनमें कमी आ रही है और इसी वजह से जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? लेकिन बात यही है कि आखिर हम जंगलों को क्यों बचाएं? हम जंगलों में पाए जाने वाली ज़िंदगी को क्यों बचाएं? इसे बचाना क्यों ज़रूरी है? ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। ये हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, कि वनों और वन्य जीवन को बचाना क्यों चाहिए। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी कि अगर हम वनों को बचाते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं, वन्य जीवन का संरक्षण करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है जिस पर हम डिपेंड हैं, उनमें विविधता बनी रहती है। अगर एक ही जगह पर एक ही जैसे पेड़ पाए जाएंगे तो क्या दूसरे पेड़ जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्या वो एक तरह के पेड़ हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा सकते। अगर एक ही तरह के जानवर अगर पाए जाएंगे और दूसरे तरह के जानवर नहीं पाए जाएंगे, तो दूसरे तरीके के जानवर से जो हमें फ़ायदा है, क्या हम पहले वाले जानवर से वो फ़ायदा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये जो संरक्षण होती है, जो बचाव होती है, इस बचाव की वजह से जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें विविधता बनी रहती है, अलग अलग किस्में रहती हैं और एक दूसरे से वो आपस में जुड़ी होती हैं और इससे हमारा ही फ़ायदा होता है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। और जब हम इसे बचाते हैं और इनकी विविधता बनी रहती है तो इस वजह से जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी संसाधन है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जल है, वायु है और मिट्टी है, ये बने रहते हैं, इनमें कमी नहीं आती। अगर इनमें कमी आएगी तो हमारे जीवन के ऊपर खतरा होता है, इस पृथ्वी के ऊपर खतरा होता है। लेकिन अगर ये बनी रहेगी तो ये हमारे लिए संसाधन है, हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। अगर हम वन को बचाएं, जंगल को बचाएं और जंगल में पाई जाने वाली जो जिंदगी है, वन्य जीव है, अगर हम इसे बचाते हैं तो अलग अलग जातियों में, यानी कि जो पेड़ पौधों की अलग जातियां होती हैं, अलग किस्में होती हैं, जानवरों की अलग किस्में होती हैं, तो इनमें जनन के लिए जो जनन जो होती है, मतलब इससे जो नए पेड़ पौधे उगते हैं, इनसे जो नए जानवर का रिप्रोडक्शन होता है, जन्म होता है, तो इसके लिए जो वनस्पति है और पशुओं में जीन्स जो होती है, इनकी विविधता को भी संरक्षित करती है। यानी कि अगर बहुत तरह के पौधे को अगर बचाया जाए तो इन फ्यूचर हमें बहुत तरह के पौधे हमें मिलेंगे। वो पौधे जो होंगे वो उनका ह्रास नहीं होगा, उनका खात्मा नहीं होगा। अगर पशुओं को हम बचाते हैं, वन्य जीव को बचाते हैं, तो उनकी जो जीन्स है, यानी जो जेनेटिक विविधता है, उनको भी संरक्षित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ समझें तो जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं पांडा को संरक्षित किया जा रहा है। पांडा को अगर संरक्षित नहीं किया जाएगा तो उसकी जो जेनेटिक विविधता है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर पांडा इसी तरह से ख़त्म होता रहा तो क्या पृथ्वी पर कभी पांडा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि अगर शेर है, बाघ है, उनकी कई प्रजातियां हैं, अगर उनको संरक्षित नहीं किया जाएगा तो क्या पृथ्वी पर शेर और बाघ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वो भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका भी इस अर्थ पर अपना एक रोल है, वो भी एक रोल प्ले करते हैं। अगर खात्मा होता है, जो पृथ्वी पर जिंदगी है वो भी संतुलित नहीं रहेगी।
इसी वजह से हर तरह के पेड़ और पौधों को, जानवरों को संरक्षित करना आवश्यक है। और जब हम वन को बचाते हैं, वन्य जीव को बचाते हैं, तो इस तरह के वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। एग्जाम्पल के लिए है कि हम अभी भी कृषि के ऊपर पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, जो हम शुरू से जो फसलें उगाते आए हैं उस पर डिपेंड है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। अगर हम पानी को बचाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो मछली पालन हम करते हैं इसे हम बचा सकते हैं। मछली पालन पर हम डिपेंड रहते हैं और मछली पालन पर डिपेंड होने के लिए हमें पानी को बचाना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिक्चर है। यहाँ पर लिखा है शांति घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस की पौधे लगाते हुए यहाँ बांस की पौधे लगा रही हैं। यहाँ पर है छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। यहाँ पर है सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। यानी ये सारी चीज़ें संसाधन है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा है 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। अब 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण को बचाने की चिंता करने वाले, इन्हें पर्यावरण संरक्षक कहा जाता है, ये राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। यानी कि इनके अकॉर्डिंग कि जो नेशनल जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा कार्यक्रम होनी चाहिए, यानी उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। भारतीय वन्य जीवन यानी रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। यानी कि भारत की जो जंगल की ज़िंदगी है अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जिसमें वन के जो जीव हैं उनके आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। यानी कि वन को नहीं काटना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनका बचाव हो सके, और जंगल उनका एक आवास स्थल है और जंगल को बचाने पर उनके जो जानवर है उनका आवास का भी रक्षा होगा। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई, यानी जितने भी भारत में रक्षित जाति थी उनकी भी सूची, उनकी भी लिस्ट पब्लिश की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। अब ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, इस कार्यक्रम के तहत जो भी जानवर अभी थोड़े से बचे हुए हैं और जिनके ऊपर संकट है कि इनका खात्मा हो सकता है, ऐसे जानवरों के बचाव होने पर, जैसे मैंने पांडा का एग्जाम्पल लिया, ऐसे जानवरों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हाथियों का शिकार करते हैं उनके दांत के लिए, और गेंडा का शिकार करते हैं उनके सींगों के लिए, और इसी तरह से शेर और भालू और बाघ का शिकार करते हैं उनके चमड़े के लिए। तो जो लोग शिकार करते हैं, ऐसे शिकार पर रोक लगाने के लिए, और जो जंगल के जो जीव हैं, जंगल के जो जानवर हैं, उनका जो आवास क्या है, जंगल ही है, वो जंगल के अलावा कहीं और नहीं रह सकते। तो उनके आवासों का कानूनी रक्षण के लिए, यानी सरकार की तरफ से ही रक्षा करने के लिए और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान बनाए, वन्य जीव पशु विहार बनाए, जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। केंद्र सरकार ने भी कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य था कि गंभीर खतरे में पड़े जो कुछ विशेष वन के प्राणी हैं, जानवर हैं, उनको रक्षा प्रदान की जाए। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। यानी कि ऐसे प्राणी जो खतरे में है, इन जानवरों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। और इससे पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि का शिकार किया जाता था और इनके शिकार करने पर रोक लगाने के लिए और व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कानूनी रक्षा दिया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाघ परियोजना से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।